हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स की यूनिट सेकंड, जिसके टॉपिक्स हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़। कौन कौन से टाइप की इंजरीज होते हैं इसमें हम वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स इंजरीज़। कौन कौन से कॉज होते हैं जिनकी वजह से इंजरीज होती हैं। एंड थर्ड इज़ इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड होता क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। तो हम पहला टॉपिक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़। जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरीज़ आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स विच इंक्लूड्स सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। पहले फर्स्ट वाली करता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फर्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज एन इंजरी ऑफ मसल generally known as muscle pulley. This injury causes tearing or overstretching of muscle fibers. The symptoms of a strain are an acute pain at the time of an injury. मतलब कि हमारी मसल्स में या फिर टेंडन में होती है, जब हमारी मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर टीयर हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। नेक्स्ट इज स्प्रेन. It is an injury to a joint in which some of the ligaments are stretched or torn. The symptoms consist of pain, swelling and tenderness. ये लिगामेंट्स की इंजरी होती है स्प्रेन। जैसे कई बार हमारे पैर में मोच भी आ जाती है, जब हमारा पैर मुड़ जाता है एंकल से, एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तब भी हमें हो जाती है स्प्रेन। तो ये बहुत कॉमन इंजरी है और इसके ट्रीटमेंट होते हैं जैसे राइस ये सब। Next is abrasion. It is an injury to the surface of the skin. It exposes the blood vessels and the superficial layer of the skin is scraped off. Most common site of abrasion is knees, palm and elbows. जब हमारी जो अपर लेयर जो स्किन की होती है वो हट जाती है और उसमें ब्लडिंग होने लग जाती है, जैसे कि इमेज में हो रखा है, इसे हम एब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंट्यूशन. It is an injury in which the skin is not broken but often produces bruises. It is caused due to hitting of blunt object. ऐसे हमारे कहीं भी जब हमें चोट लगती है तो ऐसे ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर का निशान हो जाता है हमारे बॉडी पार्ट पे। तो वो क्या होता है, उसमें हमारी जो अपर लेयर ऑफ स्किन होती है उससे तो कुछ नहीं होता है, वो तो डैमेज नहीं होती है, लेकिन अंदर ऐसे ये पैचेस बन जाते हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो ये कौन सी इंजरी होती है? कंट्यूशन। और ये कैसे होती है? जैसे डायरेक्ट हिट से होती है, जब कोई भी फोर्सफुल चीज़ हमें लग जाती है, जैसे बॉल लग जाती है। और ये कुछ गेम्स में बहुत कॉमन होती है, जैसे फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में, क्योंकि तब बॉल डायरेक्ट फोर्स के साथ हिट करती है, तो ये वाली इंजरी बहुत कॉमन होती है। नेक्स्ट इज लैक्रेशन. It is a tear in any tissue in the body. It may be external or internal. A laceration wound is often caused by a cut from a sharp object such as a knife. जब ऐसे sharp cut लग जाते हैं हमारे हाथ में तो उसे हम क्या बोलते हैं? Laceration. Now second point. Second हमारा क्या था? Bone injury. Bone injury में mainly हमारे fractures आते हैं, different kind of fractures. Here are different type of fractures explained in detail. First है हमारा simple fracture. This is a fracture where the bone breaks but does not penetrate the skin. It is less prone to infection since the surrounding tissue remains intact. Treatment typically involves immobilization with a cast or splint. इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन है वो क्रैक हो जाती है, लेकिन जो इसके आउटर ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्किन या फिर मसल्स वगैरह, वो डैमेज नहीं होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर। इसमें हमारी बोन में सिर्फ क्रैक आता है, सिर्फ बोन में इंजरी होती है, आउटर पार्ट जो होता है वो सेफ होता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारी बोन होती है वो हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे मसल्स वगैरह, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन्हें भी इंजर्ड कर देती है और इसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि बोन क्या होती है, मसल्स को, स्किन को चीरते हुए बाहर आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर. इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन
pierce through the skin, exposing the bone and surrounding tissues to the environment. This type of fracture has a higher risk of infection and usually requires surgery to clean the wounds and stabilize the bone with screws, plates and rods. Next is green stick fracture. This occurs primarily in children due to their softer and more flexible bones. In this fracture, the bone breaks and cracks on one side without completely breaking. ट्रीटमेंट में इंक्लूड अ कास्ट और ब्रेस टू अलाउ द बोन टू हील. इसमें क्या होता है, जो वैसे में नॉर्मली बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी जो बोन होती है उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो उसमें क्रैक आ जाता है, लेकिन वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती है. तो दिस प्राइमरी ऑकर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू देयर, और क्योंकि बच्चों की बोन थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, इसकी वजह से ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. नेक्स्ट इज oblique fracture. This fracture occurs at an angle across the bone and usually results from a twisting injury. ये कब होती है, जब हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई ऐसा मूवमेंट हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग होती है. ये मेनली तब होती है. इट मे बी स्टेबल और अनस्टेबल. स्टेबल मतलब ये बिल्कुल अलग नहीं होती है एक दूसरे से, और अनस्टेबल मतलब ये बिल्कुल अलग हो जाती है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. और स्टेबल मतलब ये अलग नहीं होती है लेकिन क्रैक हो जाती है. इट मे बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द बोन एंड मे रिक्वायर सर्जरी इफ इट एंड्स ऑफ द बोन डू नॉट स्टे अलाइन. नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स occur when a bone is twisted with excessive force, causing a spiral shape break. It is common in sports or accidents involving rotation forces. Treatment often involves casting or surgical fixation. मतलब ये थोड़ी सेम होती है ओब्लिक से, लेकिन ये क्या होता है, स्पाइरल मतलब थोड़ी सर्कल फॉर्म में होती है. नेक्स्ट इज comminuted fracture. In this severe type of fracture, the bone shattered into 3 or more pieces. इसमें जो हमारी बोन है वो 3 से ज़्यादा पीसेस में टूट जाती है, मतलब कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं बोन के. इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा सच एज in car accidents. This fracture often requires surgical intervention to reconstruct the bone using metal plates or rods. ये बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का होता है. जैसे सिंपल फ्रैक्चर जो होता है वो इतना सीवियर नहीं होता है, या फिर जो हमारा ग्रीन स्टिक होता है वो भी इतना सीवियर नहीं होता है, लेकिन जैसे कंपाउंड और कम्युनिटेड ये बहुत ज़्यादा सीवियर वाले होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर features a horizontal break across the bone, often resulting from a direct blow or sudden forceful impact. इसमें हमारा एक हॉरिजॉन्टल क्रैक आ जाता है बोन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में, जो किसकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगे हमारी बोन पे या फिर डायरेक्ट हिट हो कहीं से, इसकी वजह से हमारे इसमें बोन में एक हॉरिजॉन्टल क्रैक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज hairline fracture, also known as stress fracture, is a small thin crack. In this type of fracture is a small thin crack in the bone caused by repetitive stress or overuse rather than a sudden injury. It is common in weight bearing bones such as those in legs and feet. Mainly कहाँ होता है, जहाँ हमारा बॉडी वेट होता है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब हमारी किसी एक पार्ट पे, एक बोन पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो हो जाता है, और इसके लिए सर्जरी वगैरह नहीं होती है. डायरेक्ट मतलब थोड़ा रेस्ट और थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस कुछ होता है, लेकिन सर्जरी ये ज़्यादा सीवियर नहीं होती है. और ये कौन सी होती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज जॉइंट इंजरी. जॉइंट इंजरी में हमारी 2 टाइप की इंजरीज आती हैं, लक्सेशन एंड सबलक्सेशन. लक्सेशन होता है बेटा कंप्लीट डिसलोकेशन, जब हमारी बोन डिसलोकेट हो जाती है. A complete dislocation where the bones in a joint are forced out of their normal alignment. और इसके कारण क्या होता है, causes है sudden trauma, example fall, car accidents और sports injuries. And next is subluxation. इसमें partial dislocation हो जाता है. A partial dislocation where the bones in a joint move out of alignment but partially remain in contact. मतलब बिल्कुल सेपरेट नहीं होता है, कुछ कॉन्टेक्ट में रहता है. और इसके कॉजेज क्या होते हैं, कैन occur due to minor trauma, weak connectivity tissue और अंडरलाइंग जॉइंट इंस्टेबिलिटी, या फिर एक्सीडेंट से भी हो जाता है. तो अब हम इनके बीच के डिफरेंसेस देखते हैं कि लक्सेशन और सबलक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है. लक्सेशन इज अ फुल्ली डिसलोकेशन,
whereas subluxation is only partial. Luxation usually needs urgent treatment, while subluxation can sometimes heal with rest and care. Next is causes and risk factors associated with sports injuries. First is intrinsic causes, विच आर रिलेटेड टू द एथलीट की उसकी बॉडी कैसी है, वो क्या मिस्टेक्स कर रहा है, मतलब जो एथलीट से रिलेटेड होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होती है. तो देर आर फैक्टर्स विद इन द एथलीट्स बॉडी और their personal habits that increase the risk of injury. First is lack of proper conditioning, weak muscles and poor fitness. If the muscles, joints or bones are not strong enough to handle the intensity of sports, they get injured. अगर हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा फिटनेस लेवल वो नहीं है जो किसी स्पोर्ट्स में चाहिए, तो हम इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन, हम प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते हैं तो जो हमारी बॉडी है मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, जिससे हमारी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. स्किपिंग दीज स्टेप्स कैन मेक मसल स्टिफ एंड प्रोन टू स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स. हमारा जो एंकल ट्विस्ट हो जाता है, रिस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, जैसे वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में. तो ये सब अगर हम प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे तो किसी भी गेम में इंजरी होने का रिस्क ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर टेक्निक. हर गेम की अपनी एक टेक्निक होती है, तो अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, हम गलत टेक्निक करेंगे तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होता है. यूजिंग द रॉन्ग फॉर्म ऑफ टेक्निक वाइल प्लेइंग अ स्पोर्ट कैन पुट स्ट्रेस ऑन रॉन्ग पार्ट्स ऑफ द बॉडी लीडिंग टू इंजरीज. नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस मतलब किसी को ऑलरेडी पहले इंजरी हो और फिर वो उसके ऊपर से और ज़्यादा प्रैक्टिस करे, खेले, तो उसे इंजरीज के चांस ज़्यादा होंगे सेम प्लेस पे जहाँ इंजरी पहले थी. कंडीशंस लाइक वीक बोन्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स और पास्ट इंजरीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरीज. वही जो भी बताया मैंने. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिलेटेड है वार्म अप वगैरह से. उसमें जो एक्सरसाइज होती हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है, रेंज ऑफ मोशन को. तो अगर हम अच्छे से वार्म अप नहीं करेंगे या फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो हमारी इंजरी के चांसेस ज़्यादा होता है. स्टिफ मसल्स एंड जॉइंट लिमिट्स रेंज ऑफ मोशन, मेकिंग इट हार्डर टू मूव प्रॉपरली एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंजरी. नेक्स्ट इज फटीग. Playing while tired reduce focus and physical control, which increase the likelihood of mistakes and injuries. मतलब कि जब हम थके होते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारी इंजरीज का रिस्क बढ़ा देता है. अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक कॉजेज या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. देयर आर फैक्टर्स, these factors outside the athlete's body that contribute to injuries. जैसे environmental factors, मतलब जो एथलीट से रिलेटेड नहीं होते हैं, environmental factors रिलेटेड होता है. उसका फर्स्ट है पुअर ट्रेनिंग मेथड्स. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रॉपर इक्विपमेंट ना होना, प्रॉपर टेक्निक ना पता होना, या फिर ज़्यादा ट्रेनिंग होना, प्रॉपर रेस्ट ना होना, ये सब. ओवर ट्रेनिंग or not following a proper training schedule can exhaust the body and lead to injuries. Inadequate recovery periods between training sessions make the body more vulnerable. मतलब जो हमारे चांसेस को, इंजरीज के चांसेस को बढ़ा देती है, प्रॉपर रेस्ट ना होना या फिर ओवर ट्रेनिंग होना, प्रॉपर शेड्यूल ना होना, ये सब. इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होना. फॉल्टी गियर, worn out shoes, poor quality rackets or improper protective gear can fail to provide adequate support or protection. अगर अच्छी इक्विपमेंट नहीं होगी, जैसे शूज़ या फिर कोई भी प्रोटेक्टिव गियर, तो वो जो है हमें अच्छे से सपोर्ट और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इल फिटिंग इक्विपमेंट, shoes, helmets और अदर gear that doesn't fit well cause discomfort and injury. मतलब हमारे साइज़ की चीज़ें ना होना, जैसे अब हॉकी में जो हेलमेट पहनना होता है, जो गोलकीपर होता है, उससे अगर वो उसके साइज़ का नहीं, वो हिलता रहेगा, अगर बड़ा होगा तो उसमें बॉल लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्लेयर को, तो उससे इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अनसेफ प्लेइंग सरफेस, मतलब कि जहाँ हम खेल रहे हैं वो ग्राउंड अच्छा ना होना. जैसे अब हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं और जो कोर्ट है उस पर
मिट्टी अच्छी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, अनइवन सरफेस है, तो उसकी वजह से भी चांसेस इंजरी के ज़्यादा होते हैं. स्लिपरी, अनइवन और हार्ड सरफेस इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड स्प्रेन्स. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग फुटबॉल ऑन अ वेट और मडी फील्ड कैन कॉज स्लिप्स, जिससे क्या है, इंजरीज हो सकती हैं ज़्यादा. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये होता है कि मान लो कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है गर्मी के टाइम में, मतलब उस प्लेस पे गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन टूर्नामेंट्स हो जाए कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो वो तो एकदम से ऐसे इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएगा ना उस एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से भी जो इंजरी के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं. एक्सट्रीम हीट और कोल्ड कैन स्ट्रेस द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एंड क्रैम्प्स, वाइल कोल्ड वेदर मेक मसल्स स्टिफ. जिस बच्चे को गर्मी में करने की आदत है उससे ये मसल स्टिफ वगैरह की इतनी वो नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन एकदम से वो ठंड में जाएगा या फिर वहाँ प्रैक्टिस करेगा तो वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और इनसे इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. कॉन्टेक्ट विद अदर प्लेयर, ज़्यादातर ऐसे गेम्स में होता है जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, ये इन सब में कि जब एक दूसरी टक्कर लगती है या फिर ज़्यादा ज़ोर से कॉन्टैक्ट हो जाता है तो इंजरीज हो जाते हैं. फिजिकल कॉलिजन और एग्रेसिव प्ले स्पेशली इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक रग्बी और फुटबॉल कैन लीड टू इंजरीज लाइक फ्रैक्चर, ब्रूशेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन. मतलब जो हमारे कोचेस वगैरह होते हैं वही हम पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छे से टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो उससे भी इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एब्सेंस ऑफ ट्रेन कोचेस और रेफरीज कैन लीड टू पुअर गेम मैनेजमेंट, इंक्रीज द चांस ऑफ डेंजरस सिचुएशन. नेक्स्ट, इनएडुकेट रिकवरी. जब हम फुल रिकवरी करके या फिर अच्छे से रेस्ट लेके गेम्स नहीं करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी हमारे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नॉट अलाइंग इनफ टाइम फॉर द बॉडी टू रिकवर फ्रॉम पास्ट इंजरीज और फटीग कैन लीड टू न्यू और रिकरिंग इंजरीज. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस और एंग्जाइटी. कई बार हम स्ट्रेस में बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं, ऐसे खेलते टाइम हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम कई बार टेक्निक अच्छे से नहीं करते हैं, गियर वगैरह नहीं पहनते हैं, तो उससे भी इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एथलीट्स अंडर प्रेशर टू परफॉर्म माइट टेक रिस्क और नेग्लेक्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस. ओवर कॉन्फिडेंस. Overestimating one's ability can lead to pushing the body too far, increasing the risk of injuries. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में, जो है हमारा थर्ड टॉपिक इस यूनिट का. इसमें हमें इसका इंट्रोडक्शन, उसका एम क्या होता है और उसमें होता क्या क्या है ये सब पढ़ेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है. तो पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. मतलब अगर क्वेश्चन आए तो इसमें ये सब लिख सकते हो आप, और पेपर के लिए ये वीडियोस इनफ होती हैं. अगर आप इन वीडियोस को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे. अब देखते हैं डेफिनेशन. फर्स्ट एड refers to immediate care or assistance provided to a person who is injured until professional medical help is available. ये हमारी इमीडिएट केयर होती है. फर्स्ट एड को हम बोलते हैं इमीडिएट केयर. किसी भी पर्सन को जो इंजर्ड हुआ है उसे इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना जब तक मेडिकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नहीं आ जाते हैं. इट इज़ क्रूशियल स्किल दैट कैन सेव लाइफ्स, रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ इंजरी एंड प्रमोट फास्टर रिकवरी. ये इसके वो भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि क्या क्या करता है. लाइफ सेव करता है, रिड्यूस दिस सीवियरिटी ऑफ इंजरी, किसी भी इंजरी को सीवियर होने से बचाता है, एंड प्रमोट फास्टर रिकवरी. सिंस फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स एक्टिव मूवमेंट्स, फिजिकल एजुकेशन में हम जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं उनमें ही ज़्यादा होता है लाइकलीहुड कि उन्हें इंजरीज हो जाएं, इसलिए उनके लिए फर्स्ट एड की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. देयर इज़ हायर लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरीज और एमरजेंसीज, मेकिंग नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड अ क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोग्राम. इसलिए जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें बेसिक पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब. अब हम देखते हैं की ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एड. की ऑब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट इज इट प्रिजर्व लाइफ. द प्राइमरी एम
ऑब्जेक्ट्स या फिर एम, आप कुछ भी बोल सकते हो। द प्राइमरी एम इज टू सेव द विक्टिम्स लाइफ बाय एड्रेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। नेक्स्ट इज प्रिवेंट फर्दर हार्म, ये वही है अभी हमने जो ऊपर पढ़े हैं ये वाले। प्रोटेक्ट द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम एडिशनल इंजरी और कॉम्प्लिकेशंस, एग्जाम्पल स्टॉपिंग ब्लीडिंग, इमोबलाइजिंग फ्रैक्चर्स। मतलब ये कुछ टेक्निक्स होती हैं कि फ्रैक्चर हो तो क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब वो अभी हम आगे करेंगे। प्रमोट रिकवरी, प्रोवाइड कंफर्ट एंड बेसिक केयर टू एड द हीलिंग प्रोसेस। ये हमने किया इसकी डेफिनेशन और ये इसके एम्स। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, ये कैसे भी आ जाए, सिंपल आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इन फिजिकल एजुकेशन, तो आपको उसमें ये सभी लिखना है। अगर क्वेश्चन में यूँ ऐड हो गया आ जाए ना किसी में भी कि व्हाट इज फर्स्ट एड इन फिजिकल एजुकेशन या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या फिर यूँ ही व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंजरी इन फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको ये सब ही लिखना है। तो अभी इम्पोर्टेंस देखते हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट इज इंश्योर एथलीट्स सेफ्टी, इसमें आप यूँ भी लिख सकते हो इंश्योर सेफ्टी, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स से हटा दें, से फिजिकल एक्टिविटी से हटा दें, तो जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके लिए भी सेफ्टी तो प्रोवाइड करता ही है उन्हें भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंश्योर सेफ्टी। इमीडिएट केयर मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ सीवियर इंजरीज एंड प्रमोट फास्टर रिकवरी। सेफ्टी तो प्रोवाइड करता ही है। मान लो किसी को इंजर्ड हो गया कोई भी पर्सन, और अगर उसे हम उसकी इंजरी हम बढ़ जाती है, हम उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसकी तो जान भी जा सकती है ना। तो ये हमें सीवियर इंजरी से तो बचाता ही है, ये हमारी लाइफ भी सेव करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉपर फर्स्ट एड prevents minor injuries such as sprain, cuts from being severe. Next point is promote confidence. Coaches, trainers and participants feel more secure knowing they are prepared for emergencies. अगर उन्हें पता है कि हाँ कोई इमरजेंसी जाती है तो हमें पता है क्या करना है, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। और अपने अगर मान लो किसी एक प्लेयर को पता है कि फर्स्ट एड क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करता है, तो वो पूरी टीम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो उससे टीम का भी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना कि हाँ अगर हमें कुछ होगा तो किसी ऐसा नहीं है कि हमें टाइम पे कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये होगा किसी को तो पता है कि क्या करना है। नेक्स्ट, एनकरेज पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इफ दे नो सेफ्टी मेजर्स आर इन प्लेस। Educate about injury management. First aid trainers teach athletes now to handle common sports related injuries, making them more responsible for their own health. इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं जो अभी हमने पीछे किया है इम्पोर्टेंस में, कि लाइफ प्रिजर्व करता है, फर्दर डैमेज से बचाता है, प्रमोट रिकवरी, इन सब में भी हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे कॉमन फर्स्ट एड टेक्निक्स की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट इज CPR, फॉर समवन हु इज़ अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग, जो हम चेस्ट पे प्रेशर लगाते हैं वो वाली टेक्निक उसे बोलते हैं CPR। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग कंट्रोल, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा खून ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कैसे कंट्रोल करें, किसी को चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रही है उसे कैसे कंट्रोल करें। अप्लाइंग प्रेशर टू वाउंड्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे प्रेशर डालना ताकि ब्लीडिंग कम हो। फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन, इमोबलाइज द इंजर्ड एरिया यूजिंग स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स, सबसे पहले हमारा काम होता है फ्रैक्चर में इमोबलाइज करना। अब मान लो स्प्रेन है तो उसमें तो हम प्राइस ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और लेकिन फ्रैक्चर में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमारा पहला काम होता है कि हम उसे सेफली हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि उसे स्पेशलिस्ट चेक करे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो ट्रीट कर सकें ताकि फर्दर डैमेज ना हो। तो हम फ्रैक्चर्स को, स्प्रेन्स को कैसे ट्रीट करता है, इमोबलाइजिंग द इंजर्ड एरिया यूजिंग स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स। नेक्स्ट इज बर्न्स, cooling the burn with water and covering it with a clean dry cloth. Next is shock management, keeping the victim warm and calm and ensure proper breathing. ये कुछ टेक्निक्स हैं फर्स्ट एड की। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एड में होता क्या है, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। तो देखते हैं, अ वेल प्रिपेयर्ड फर्स्ट एड किट फॉर फिजिकल एजुकेशन शुड इंक्लूड, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन लगाना कंपलसरी नहीं है,
तो फर्स्ट इज एडहेसिव बैंडेजेस एंड स्ट्राइल गॉज। इसमें हम सिंपल बैंडेजेस लिख सकते हैं। एक होता है बैंडेज, एक होता है बैंडेड। बैंडेज जो होती है वो ये वाली होती है जो स्मॉल कट्स वगैरह पे लगाने में यूज़ होती है, और बैंडेज जो होती है वो बड़े वाली पट्टी होती है जो चोट लगने पे जो हम रैप करते हैं अपनी इंजरी के अराउंड, उसे बैंडेज बोलते हैं। आइस पैक्स फॉर स्वेलिंग, जैसे स्प्रेन वगैरह वाली इंजरी हो तो हम जो प्राइस ट्रीटमेंट देता है उसमें जो आई है वो आइस के लिए स्टैंड करता है। इलास्टिक बैंडेजेस फॉर स्प्रेन्स, जो मैंने अभी बताया। वाइप्स एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब जैसे कई बार चोट लगती है तो जो साफ़ करने के लिए जो लिक्विड होता है वो सब। सीजर्स एंड ट्विज़र्स, मतलब सीजर वो काटने के लिए जो हमारी बैंडेज वगैरह होती है। पेन रिलीफर्स एंड मसल स्प्रे, स्प्रेन वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये भी जो स्प्रे होता है उसमें वो बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, जैसे वोलिनी वगैरह के, मूव, ये सब। स्प्लिंट्स फॉर इमोबिलाइजेशन, हाइड्रेशन सॉल्ट और इलेक्ट्राइट पाउडर्स। इसमें बेटा ये ORS वगैरह जो आते हैं ये सब। थैंक यू। आज की यूनिट हमारी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।